आज हम लोग डीसी मोटर की बात करेंगे कि डीसी मोटर में जो बैक ईएमएफ होता है उसके बारे में जानेंगे और उसका बैक ईएमएफ का जो फार्मूला होता है उसके बारे में सीखेंगे। कल हम लोगों ने सीखा कि जो डीसी मोटर होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, उसके बारे में हमने सीखा। फिर उसके बाद में हमने क्या देखा, डीसी मोटर का कंस्ट्रक्शन सीखा। कंस्ट्रक्शन में हमने देखा कि किसी भी मशीन, रोटेटिंग मशीन में दो पार्ट होता है, एक स्टेटर होता है, एक हमारा रोटर होता है। जो भाग स्थिर रहता है उसे हम लोग स्टेटर कहते हैं, जो भाग हमारा मशीन में घूमता है उसे आर्मेचर या रोटर कहते हैं। तो मशीन में जो जो भाग स्थिर था उसे स्टेटर साइड हमने राइट कर लिया, और मशीन में जो भाग स्थिर रहता है, मशीन में जो भाग स्थिर था उसे स्टेटर के साइड हम लोग लिखते हैं, और मशीन में जो भाग घूमता है उसे हम लोग रोटर साइड में लिखे थे। यहाँ तक हम लोगों ने सीखा था। उसके बाद में हम लोगों ने कल ये भी सीखा था कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है। तो मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल हम लोगों ने सीखा था कि जब किसी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उसमें एक बल कार्य करता है, और इस बल के कारण मोटर में एक टार्क कार्य करने लगता है जो मोटर को घुमाने लगता है। तो उसी के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। A current carrying conductor is placed in a magnetic field, then और एक्सपीरियंस से फोर्स, तो उसकी सहायता से वो क्या करता है, एक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। तो हम लोग सीखेंगे यहाँ से, जब हमारा मोटर में फोर्स लगता है उसकी वजह से टार्क लगता है और मोटर घूमने लगता है, तब डीसी मोटर का आर्मेचर जैसे घूमना स्टार्ट करता है वह फील्ड पोल द्वारा स्थापित चुंबकीय फ्लक्स को क्या करता है, काटने लगता है। तब फैराडे के विद्युत चुंबकीय नियमानुसार फैराडे ने कहा था जब कोई चालक किसी चुंबकीय क्षेत्र को काटेगा तो वहां पर एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, और अगर सर्किट क्लोज है तो एक धारा बहेगी जिसे क्या कहेंगे, प्रेरित धारा या इंड्यूस करंट। तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के अनुसार आर्मेचर चालकों में एक विद्युत वाहक बल ईएमएफ प्रेरित हो जाता है, और यह प्रेरित विद्युत वाहक बल आर्मेचर पर आरोपित विद्युत वाहक बल के विपरीत दिशा में कार्य करता है। यह विपरीत दिशा में कार्य करता है, इसलिए इसे विरोधी ईएमएफ या बैक ईएमएफ के नाम से जाना जाता है। इसे ईबी से प्रदर्शित किया जाता है। इस बैक ईएमएफ का मान हमेशा डीसी जनरेटर के लिए प्रयोग किए गए ईएमएफ समीकरण के ही सहायता से हम लोग ज्ञात करते हैं। तो वहां पर हम लोग जनरेटर में पढ़े थे ईबी बराबर P 5N Z/60 × A, जहां P क्या है, मशीन में नंबर ऑफ पोल, मिनिमम किसी भी मशीन में कितने पोल होते हैं, 2। फिर 5 क्या है, मशीन में फ्लक्स पर पोल, किसमें रहता है फ्लक्स की यूनिट, वेबर में। फिर Z क्या है, मशीन में टोटल नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर, मतलब आर्मेचर में चालकों की संख्या। एन क्या है, मशीन में मोटर कितनी स्पीड से घूम रहा है, किसमें रहेगा, आरपीएम, रिवॉल्यूशन पर मिनट, एक मिनट में कितना चक्कर लगा रहा है। और ए क्या है, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, समांतर पाथों की संख्या मशीन में। निम्न सूत्र की सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं, बैक ईएमएफ का मान कैलकुलेट कर सकते हैं। जो मान जनरेटर में ईएमएफ का था वही मान यहाँ पर बैक ईएमएफ का होता है, बट इसे हम लोग विरोधी ईएमएफ या बैक ईएमएफ के नाम से जाना जाता है। बैक ईएमएफ की दिशा हम लोग हमेशा किस, फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल की सहायता से ज्ञात किया जाता है। जनरेटर में हम लोग ने ईएमएफ की दिशा किस दिशा से ज्ञात किया था, फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से। और इस बैक ईएमएफ को हम लोग काउंटर ईएमएफ कहते हैं, क्योंकि यह ईएमएफ अपने अप्लाइड वोल्टेज का विरोध करता है। यानी इस बैक ईएमएफ का मान सदैव अप्लाइड वोल्टेज V से कम रहता है, अन्यथा आर्मेचर वाइंडिंग में करंट फ्लो नहीं हो सकेगी और मोटर हमारी क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। तो हमेशा ईबी का मान यहाँ पर V से कम होना चाहिए, और जनरेटर के केस में ई का मान क्या था, वोल्ट B से अधिक था। वहां लिखते थे E बराबर B प्लस IAR, यहाँ लिखेंगे B बराबर E प्लस IA इंटू RA। वहां पर ईएमएफ ज्यादा था, वोल्टेज कम था, बट मोटर के केस में ईबी कम है, वोल्टेज ज्यादा है। फिर हम लोग वेव पॉइंट, अगर मान लो हमारी मशीन वेव पॉइंट की गई हो, मतलब आर्मेचर में हमने कैसा कनेक्शन किया है, वेव होम कनेक्शन, तब नंबर ऑफ पैरेलल पाथ क्या हो जाएगा, 2। तो ए के स्थान पे इसी इक्वेशन में a बराबर 2 रखेंगे, तो हमने a बराबर 2 रखा, तो P 5N Z/60 × 2 हो गया।
ये वेव वाइंडिंग के बैक ईएमएफ का फार्मूला यहाँ से मिल गया। फिर हम लोग लेग पॉइंट से मान लो आर्मेचर वाइंडिंग करते हैं, तब लेग के लिए क्या होता है, जो समांतर पैरेलल पाथ की संख्या ए है वो पोल के बराबर हो जाती है। तो यहाँ ए बी लेग बराबर पी फाइव एन जेड बाई 60, जहाँ ए है हमने क्या रख दिया पी, ये पी एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, बचा क्या 5 एन जेड बटे 60। अब उसके बाद एक रिलेशन बनता है वेव वाउंड आर्मेचर और लेग पॉइंट आर्मेचर के बैक ईएमएफ में क्या संबंध होता है, तो रिलेशन बिटवीन वेव एंड लेग वाउंड बैक ईएमएफ। तो यहाँ जो बैक ईएमएफ वेव वाउंड का होता है वो बराबर होता है P/2 इनटू बैक ईएमएफ ऑफ लेग वाइंडिंग। अगर हमें लेग वाइंडिंग का ईएमएफ पता है और पोल पता है तो इससे हम वेव वाइंडिंग के ईएमएफ का भी पता निकाल सकते हैं। तो इसकी सहायता से हम लोग ने लेग वाउंड आर्मेचर के विद्युत वाहक पर, वेव वाउंड आर्मेचर का विद्युत वाहक पर और बैक ईएमएफ के सूत्र को इस निम्न सूत्र की सहायता से मशीन में ज्ञात कर सकते थे। ये था हमारे मोटर के बारे में एक छोटा सा लेक्चर। थैंक यू।